हर राष्ट्र के लिए कुछ युद्ध होते हैं जिनके नाम किसी न किसी कारण से उनके लोगों के लिए अधिकांश से ज्यादा मायने रखते हैं। यह अमेरिकियों के लिए गेटिसबर्ग है, ऑस्ट्रेलियाई और न्यूजीलैंड के लोगों के लिए यह गैलीपोली है, ब्रिटिश एंड कनाडाई के लिए यह सोम है। फ्रांस के लिए शायद इसके हाल के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण लड़ाइयों में से एक वर्दुन की लड़ाई थी। लगभग पूरे 1916 के दौरान लड़ी गई। यह लड़ाई जर्मन सेना द्वारा फ्रांस को नष्ट करने और पश्चिमी मोर्चे पर विजय प्राप्त करने के प्रयास में शुरू की गई थी। इसके बजाय यह लड़ाई फ्रांस के प्रतिरोध और 303 दिनों की लड़ाई के दौरान वापस लड़ने के संकल्प को दर्शाती है, जो न केवल महान युद्ध की बल्कि दर्ज इतिहास में सबसे लंबी लड़ाइयों में से एक है। यह वर्दुन की लड़ाई की रक्तरंजित कहानी है। विश्व युद्धों में आपका स्वागत है। दिसंबर 1915। दोनों पक्षों ने अपने लोगों से वादा किया था कि युद्ध पिछले क्रिसमस तक समाप्त होगा, परंतु यह एक क्रूर और खूनी गतिरोध में फंस गया। पश्चिमी मोर्चे पर बेल्जियम और फ्रांस के ग्रामीण इलाकों में उत्तरी से भूमध्य सागर तक खाइयों का जटिल जाल काटा गया था। दोनों पक्ष गतिरोध को निर्णायकता के साथ तोड़ने में खींचतान में थे। केंद्रीय शक्तियों का पूर्वी मोर्चे पर साम्राज्यवादी रूस से लड़ने का प्रयास इस संबंध में निराश हो गया था। जर्मनी ने अपने ऑस्ट्रो हंगेरियन और ओटोमन सहयोगियों के साथ वर्ष की शुरुआत में एक बड़े आक्रमण का आयोजन किया, जिसने रूसी सेना को आधुनिक पोलैंड से बाहर कर दिया और रूसी प्रदेश में धकेल दिया, जहां उन्हें अंततः रोक दिया गया। लेकिन उन्होंने 100 किमी या 99.779 किलोमीटर से अधिक रूस में प्रवेश करने से पहले नहीं रोका। वर्ष समाप्त होते ही जर्मन महान जनरल स्टाफ के प्रमुख पैदल सेना के जनरल एरिक वॉन फाल्केनहायन ने जर्मनी की स्थिति का पुनर्मूल्यांकन करने का निर्णय लिया। पूर्व में ठहराव के बावजूद उन्होंने झार निकोलस आई की सेनाओं से जर्मनी की पूर्वी सीमा को सुरक्षित करके उस मोर्चे पर अपना प्राथमिक लक्ष्य हासिल किया था। उन्होंने युद्ध में अपनी सेना की विफलताओं से बढ़ी हुई रूस में क्रांतिकारी भावना को गहराई से समझा और माना कि अगले वर्ष तक अपने गृह युद्ध में ढह जाने के कारण रूस युद्ध से बाहर हो जाएगा। अब उसे बस एक अवरोधक बल के साथ खुदाई करके रूसियों को रोकना और अपने सैनिकों का बड़ा हिस्सा पश्चिमी मोर्चे पर वापस तैनात करना था, जहां उसे लगा कि युद्ध का निर्णय होगा। 1915 पर जनरल ने जर्मन शासक कैसर विल्हेम II को एक पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने 1916 में प्रवेश करते समय वह रणनीतिक चित्र कैसे देखते हैं इसकी रूपरेखा दी। साथ ही उन्होंने विजय प्राप्त करने के लिए उन्हें कैसे आगे बढ़ना चाहिए इसकी सिफारिशें दी। इस पत्र में उन्होंने फ्रांसीसी सेना की कमजोर स्थिति का वर्णन किया और बताया कि एक भले हमले से वे फ्रांसीसी लक्ष्य को तोड़ सकते हैं, विशेषकर उस क्षेत्र को जिसे वे जानते थे कि फ्रांसीसी को बचाना होगा। इस प्रकार उन्होंने देखा, ब्रिटेन और उसके साम्राज्य ने द्वीप राष्ट्र को पुरुषों और संसाधनों की समृद्धि प्रदान की, जो केंद्रीय शक्तियों की सेनाओं की पहुंच से बाहर थी, जो सबसे बड़ा खतरा था। ग्रेट ब्रिटेन के खतरे को निष्प्रभावी करने के लिए उन्होंने प्रस्तावित किया कि जर्मन पनडुब्बियों ने ब्रिटिश शिपिंग के खिलाफ अप्रतिबंधित युद्ध की एक मुहिम शुरू की, ताकि ब्रिटेन को आत्मसमर्पण में घुटने टेकने के लिए मजबूर किया जा सके, जबकि उनकी सेना ने फ्रांसीसी सेना को युद्ध में प्रतिबद्ध करने के लिए मजबूर किया, जहां उन्हें हार में पीसा जा सके। कैसर ने नीति के पुनरारंभ को अधिकृत करने से इनकार किया, क्योंकि पिछले वर्ष एक जर्मन यू बोट ने 7 मई 1915 को RMS लुसितानिया नामक यात्री जहाज को डुबोया था। यह कार्य ने अनेक अमेरिकी जीवनों को खत्म किया, संयुक्त राज्य अमेरिका के संबंधों को बिगाड़ा और जर्मनी के विरुद्ध ट्रिपल एंटेंटे की ओर ले जाने की संभावना पैदा की। कैसर ब्रिटिश यात्री जहाजों पर हमले और अधिक अमेरिकी नागरिकों की हत्या का जोखिम नहीं उठाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने उस तकनीक के पुनः आरंभ को अस्वीकार कर दिया और बजाय अपने बेड़े को उत्तरी सागर पर नियंत्रित करने पर ध्यान केंद्रित किया, जो तब रॉयल नेवी द्वारा जर्मनी के बंदरगाहों की नाकाबंदी कर रही थी। हालांकि उन्होंने फ्रेंच के खिलाफ वॉन वोल्केनहाइम की योजना को समर्थित किया। कैसर के आशीर्वाद से वॉन वोल्केनहाइम ने आक्रमण के लिए स्थान की खोज शुरू की। लक्षित क्षेत्र की 2 मुख्य शर्तें थीं। पहली यह
कि वह जर्मन सेनाओं के लिए रणनीतिक लाभ प्रदान करे और दूसरी, फ्रेंच की इसकी सुरक्षा के लिए पर्याप्त महत्व रखे। मोर्चे की खुफिया रिपोर्टों का अध्ययन करते समय उसने वर्दुन शहर में वह ढूंढने की वह वस्तु पाई जिसका नाम ग्रीन नॉल था, जो फ्रेंच के लिए मजबूत स्थिति प्रदान करता है। वर्दुन ने फ्रेंच, जर्मनी और यूरोप के लिए महत्वपूर्ण ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व रखा। 843 ईस्वी में वर्दुन की संधि ने फ्रैंकिश साम्राज्य को 3 भागों में विभाजित किया, जो लोथार आई, लुईस टुआई और चार्ल्स टुअन, सम्राट लुईस वन के बेटे और सम्राट चार्लेमेन के उत्तराधिकारी के बीच बांटा गया। इस संधि ने भौगोलिक उत्पत्ति प्रदान की, जो बाद में फ्रांस के राष्ट्रों का निर्माण होगा, और जर्मनी। इसके अतिरिक्त वर्दुन पिछली शताब्दियों में इन दोनों राष्ट्रों के बीच 2 प्रमुख घेराबंदी का दृश्य रहा था। दुर्भाग्यपूर्ण रूप से फाल्केनहाइम के लिए दोनों बार फ्रांस विजयी हुआ। वर्दुन ने 1915 में फ्रांस की रक्षा करने की अपनी भूमिका जारी रखी। यह पूर्वीतम फ्रांसीसी स्थिति थी। इसमें मारने की लड़ाई के दौरान छोटी छोटी किलेबंदियों का एक सिलसिला शामिल था, लेकिन 1916 की शुरुआत तक इन्हें मुख्य किलेबंदियों के उत्तर और पूर्व में सिर्फ एक पतली खाई पंक्ति सेवा दे रही थी। उनकी स्थिति के ठीक सामने घने जंगलों को घेरने के लिए पर्याप्त पुरुष नहीं बचे थे, जिसका वॉन फाल्केनहायन ने तर्क दिया कि उनके सैनिक अपने हमले की शुरुआत से पहले अपनी स्थिति में अदृश्य रूप से आगे बढ़ने के लिए उपयोग कर सकते हैं। गोपनीयता उनकी सफलता की कुंजी होगी। चूंकि फ्रांस उस समय वर्दुन के खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई की अपेक्षा नहीं कर रहे थे, उन्होंने 1915 के अंत में क्षेत्र में अपनी कुछ फील्ड तोपखाने तैनात की थीं। वॉन फाल्केनहाइम ने इस तथ्य का फायदा उठाने की उम्मीद की थी, जोरदार हमला करके क्षेत्र को कब्जा करने और खुदाई करने की, जबकि फ्रांसीसी उन पर एक प्रत्याक्रमण में अपनी सेनाओं को फेंक देते। फिर जर्मन तोपखाने फ्रांसीसी सैनिकों को कमजोर करके वर्दुन के आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों को मांस की चक्की में बदल देंगे। यह एक तार्किक योजना थी, जिसमें उसके शब्दों में उसने विश्वास किया था कि वह फ्रांस को सफेद कर देगा, और सम्राट के निरंतर समर्थन की गारंटी के लिए आगे बढ़ाने के लिए उसने सुझाव दिया कि इस महत्वपूर्ण लड़ाई का नेतृत्व उसके बेटे क्राउन प्रिंस विल्हेम द्वारा किया जाना चाहिए, जिसकी 5वीं सेना वर्दुन के दाहिने फ्लैंक पर स्थित थी। वर्दुन के पास उत्तर की ओर बहने वाली म्यूज नदी है, जो अंततः उत्तरी सागर में मिलती है। क्राउन प्रिंस विल्हेम ने योजना बनाई कि उनकी सेनाएं वर्दुन पर नदी के दोनों ओर से हमला करेंगी, उत्तरी फ्रांसीसी स्थितियों को कब्जे में लेने के उद्देश्य से। हालांकि वॉन फाल्केनहाइम ने इस योजना की निंदा की और इसे वीटो कर दिया। इसके बजाय उन्होंने क्राउन प्रिंस को पूर्वी तट पर हमला केंद्रित करने का आदेश दिया। वॉन फाल्केनहाइम ने यह तर्क दिया कि विल्हेम की योजना केवल जोखिम भरी नहीं थी, जिसमें म्यूज संभावित रूप से उनकी सेनाओं को विभाजित करने वाली बाधा बन सकती थी, बल्कि विल्हेम ने मुद्दे को भी समझा नहीं था। विल्हेम एक युद्ध तत्काल जीतने के बारे में सोच रहे थे। वॉन फाल्केनहाइम ने पूरी तरह से युद्ध जीतने के लिए रणनीतिक स्तर पर सोचा। उनके लिए क्षेत्रीय खेल बोनस थे। मुख्य लक्ष्य फ्रांसीसी सैनिकों को मारना था, परंतु आगामी महीनों में वॉन फाल्केनहाइम के स्पष्ट लक्ष्यों की अभाव ने विल्हेम के अभियान को बाधित किया। आक्रमण की तैयारी में विल्हेम की 5वीं सेना को 3 कोर के सैनिकों से मजबूत किया गया था, और अतिरिक्त कोर फ्रांसीसी प्रतिकार हमले की उम्मीद में रिजर्व में इकट्ठा किया गया था। सफलता की कुंजी जर्मन तोपखाना था। वर्दुन ऑपरेशन के लिए 1201 तोपखाने के टुकड़े चुने गए थे और उन्हें नई रेलवे पटरियों पर ले जाया गया था, जिसका उपयोग तोपों को गोला बारूद खिलाने में भी होगा। इससे उन्हें फ्रांसीसी सेनाओं के खिलाफ उच्च दर पर आग लगाए रखने में मदद मिली। फ्रांसीसी स्थिति के चारों ओर 3 दिशाओं से गोलीबारी करते हुए विल्हेम और उनके कमांडरों को नवीनतम जानकारी प्रदान करने और उन्हें सीधे निर्देश देने के लिए एक जटिल टेलीफोन प्रणाली स्थापित की गई थी। हजारों मील की टेलीफोन केबल्स को जर्मन लाइन के पीछे बिछाया गया था। इतनी बड़ी पैमाने पर तैयारियां ब्रिटिश और फ्रेंच द्वारा अनदेखी नहीं गईं। वास्तव में हॉलैंड में खुफिया एजेंसियों ने दिसंबर 1915 के शुरू में ही वॉन फाल्केनहाइम की फ्रेंच सेना को तोड़ने की योजना के बारे में जान लिया था, और औपचारिक रूप से तटस्थ होने के बावजूद डच ने यह जानकारी ब्रिटिश को पास कर दी, लेकिन तस्वीर अभी भी अधूरी थी। इसके अलावा फ्रेंच टोही विमानों ने वर्दुन के पास बढ़ी हुई गतिविधि की पहचान की थी।
लेकिन उनके कमांडर इन चीफ जनरल जोसेफ जोफ्रे के नेतृत्व में फ्रेंच बल शुरू में अपने स्वयं के आसन्न आक्रमण की तैयारी में इतने व्यस्त थे कि उन्होंने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और प्रतिक्रिया नहीं की। जोफ्रे ने केवल जर्मन हमले की पूर्व संध्या पर ही तत्परता के साथ कार्य करना शुरू किया और वर्दुन के लिए सैनिकों को पुनः तैनात करने का आदेश दिया। इस संबंध में उन्हें खराब मौसम का सहारा मिला, जिसने विल्हेम को हमले की शुरुआत में 1 सप्ताह से अधिक समय तक देरी करने पर मजबूर किया। लेकिन इस लाभ के बावजूद फ्रेंच आने वाले समय के लिए आदर्श रूप से तैयार नहीं थे। ऑपरेशन गैरिस्ट के नाम से प्रसिद्ध, जिसका अर्थ है निर्णय, इस योजना में एक तीव्र तोपखाने की बमबारी की मांग की गई थी, जिसमें फ्रेंच पदों पर प्रति घंटे 1 लाख दागे जाने थे। जर्मन सेनाएं अपनी पोजीशन पर फॉस्फीन गैस के कनस्तरों का इस्तेमाल करके फ्रेंच तोपों की जवाबी आग को दबाने और तोप चालक दल को मारने या बाधित करने के लिए क्षेत्र में आएंगे। पहली पैदल सेना फिर आगे बढ़ेगी और प्रारंभिक बमबारी की सफलता का आकलन करेगी, जिससे विल्हेम अपनी तोपों और उनकी शक्तिशाली आग्नेय शक्ति को वहां निर्देशित कर सकेंगे जहां उनकी आवश्यकता थी, बजाय इसके कि वे गोले बर्बाद करें जो पहले से ही नष्ट किए गए पदों को उड़ा रहे हों। अनुसरण: सैनिक फ्रेंच अग्रिम खाइयों को कब्जा करने की कोशिश करेंगे, जबकि तोपखाना पूर्व निवासियों पर गोलाबारी कर रहा होगा, जो अब अपनी दूसरी पंक्ति की खाइयों में हट गए होते हैं। यह रणनीति ने निर्धारित किया कि वॉन फाल्केनहायन अपने अभियान को कैसे चलाना चाहते थे। जर्मन पैदल सेना की हताहतों को सीमित रखकर अधिकांश तोपखाने को काम पर लगाने के लिए। आदर्शतः कब्जा की गई भूमि फ्रेंच को किल बॉक्सेस में बंद करेगी, तोपखाने की आग का उपयोग करके ये क्षेत्रों को नष्ट करेगी, वहीं लंबी दूरी की तोपखाना आपूर्ति और संचार लाइनों पर बाधा डालने में जारी रहेगी। अंत में 21 फरवरी 1916 की सुबह युद्ध शुरू हुआ। सुन्ना 7:15 घंटे। सुबह की शांति इतिहास में कभी न देखे गए तोपखाने के एक अप्राकृतिक विस्फोट से तोड़ दी गई थी। एक रेल आधारित लंबी दूरी की जर्मन नौसेना की पहली गोली वर्दुन के बिशप के महल में गिरी और कैथेड्रल की दीवार का एक हिस्सा उड़ा दिया। अगले 9 घंटों में यह 20 किमी के मोर्चे पर फ्रांसीसी स्थितियों पर विस्फोटक गोले बरसाने लगा। पहली पंक्ति की खाई इस हमले से इतनी तबाह हो गई कि कुछ क्षेत्रों में केवल 5 में से 1 फ्रांसीसी सैनिक बिना किसी नुकसान के बच निकला। फ्रांसीसी मोर्चे और उनके मुख्यालय के बीच फ्रांसीसी टेलीफोन नेटवर्क की पूरी तरह से कटौती के कारण एक प्रतिक्रिया को समन्वयित करने के फ्रांसीसी प्रयासों में बाधा आई। हवा में लगभग 127 जर्मन विमानों को सैन्य अभियान के लिए इतिहास के सबसे बड़े वायुयान सुरक्षा जाल में तैनात किया गया था, ताकि फ्रांसीसी जर्मन तोपों का पता लगाने और प्रतिशोधी गोलाबारी के लिए तैयार होने से रोक सकें। 1645 घंटे। 10 लाख गोले दागे जाने के बाद पहले जर्मन स्काउट्स ने खाइयों से बाहर अपना रास्ता बनाया और पहली बार देखा कि उनकी तोपों ने उनके दुश्मन पर कितनी तबाही मचाई थी। हालांकि लाइन के कुछ बचे हुए अपेक्षाकृत अखंड खंडों की पहचान करने के अलावा उन्हें वॉन फाल्केनहायन से सख्त निर्देश थे कि वे रात तक उन स्थितियों के खिलाफ तोपखाने का समन्वय करने के लिए आवश्यक से अधिक आगे न बढ़ें। अगले दिन बैराज का पुनरारंभ हुआ, लेकिन विल्हेम की सेना ने फ्रेंच के लिए एक और भयानक चीज जोड़ी, जिसमें 96 सैनिक थे जिन्हें फ्लेमथ्रोवर्स से लैस किया गया था। फिर से फ्रेंच ने एक प्रभावी प्रतिक्रिया का समन्वय करने के लिए संघर्ष करते हुए भयानक हताहतों का सामना किया। 3.2 किलोमीटर 3000 तक जर्मन सैनिकों ने सबसे आगे की फ्रेंच खाइयों पर कब्जा किया। कुछ क्षेत्रों में अपनी शुरुआती बिंदु से 3.2 किलोमीटर आगे बढ़कर 3000 से अधिक फ्रेंच कैदियों को पकड़ा। फ्रेंच के लिए इतनी अराजकता थी कि एक भयानक उदाहरण में उन्होंने गलती से समोन्नेव शहर में अपने ही सैनिकों पर बमबारी कर दी, जिससे बाद में जर्मन कब्जे का रास्ता खुल गया। 24 जर्मन सेना ने 24वीं ब्रांडेनबर्ग इन्फैंट्री रेजिमेंट के कुछ सैनिकों के साथ फोर्ट डोमोंट को कब्जे में लिया, जो एक बड़ा झटका था। सैनिकों ने आरक्षित मार्ग से डोमोंट में प्रवेश कर 57 के गैरिसन को आश्चर्यचकित किया, जिससे किला एक भी गोली चलाए बिना गिर गया। अब तक फ्रेंच लाइन खिलाफ भारी बल को रोकने में विफल रही थी और जर्मन बीमोंट और सेंट मैग्नोन के बीच तोड़ने में सफल हुए, जो उनकी अब तक की लड़ाई में एक दिन की सबसे बड़ी जीत थी। यह सफलता ने लड़ाई की प्रकृति को बदलकर फ्रेंच को पीछे धकेल दिया। यह खाइयों के बीच सामान्य लड़ाई नहीं, बल्कि जर्मनों द्वारा फ्रेंच का पीछा करते हुए
ग्रामीण इलाकों में मोबाइल लड़ाई थी, जो वर्दुन तक 2 मील दूर रही। स्थिति बिगड़ते हुए जेफरी ने अपने दूसरे कमांडर एडवर्ड नोएल द कास्टेनॉल्ट को वर्दुन में स्थिति का आकलन करने के लिए भेजा। उनकी प्रतिक्रिया जनरल हेनरी फिलिप पेतैन को कमांड में रखने की थी। यह फ्रेंच के लिए एक निर्णायक कदम साबित होगा, क्योंकि पेतैन इस चुनौती के लिए उठ खड़े हुए, फ्रेंच के बीच अधिक सावधानी बरतने वाली राय का विरोध करते हुए कि उन्हें वर्दुन को छोड़ देना चाहिए और शहर के पीछे एक नई रक्षात्मक पंक्ति स्थापित करनी चाहिए। वॉन फाल्केनहाइन की उम्मीद के अनुरूप वह एक प्रतिद्वंद्वी थे, एक फ्रेंच जनरल जो हर हाल में लाइन को स्थिर रखने पर जोर देते थे, और इस प्रकार पेतैन उनकी योजना में खुद को सही साबित करते थे। हालांकि पेतैन एक तार्किक अधिकारी थे और वह अपने सैनिकों की परवाह करते थे, और आने वाले दिनों और सप्ताहों में उनके निर्णय इसे प्रतिबिंबित करेंगे। यह पहचानते हुए कि वह एक घिसाव की लड़ाई में थे, पेतैन ने एक संकरी सड़क का उपयोग किया जो केवल 6 मीटर चौड़ी थी, जो बाद में पवित्र मार्ग के रूप में जानी जाएगी। इस छोटी सड़क का उपयोग 3500 ट्रकों द्वारा सैनिकों और आपूर्तियों की स्थिर प्रवाह के लिए और घायल सैनिकों को वापसी यात्रा पर ले जाने के लिए किया गया था। अपनी पराकाष्ठा पर यह महत्वपूर्ण आपूर्ति लाइन हर हफ्ते 90,000 पुरुषों और 50,000 टन सामग्री लेकर आई। पुरुषों की थकान रोकने के लिए बाटान ने नोरिया प्रणाली का प्रस्ताव किया, जिसमें डिवीजनों को हर 15 दिनों पर या जब वे अपने 1/3 कर्मियों को खो देते तो फ्रंट लाइनों में घुमाया जाता था। बेशक युद्ध केवल जमीन तक सीमित नहीं था। वर्दुन के आकाश में हवाई सैनिक समर्थन के लिए एक छत्ता बना, जिसने कई हवाई युद्ध उत्पन्न किए जब दोनों पक्षों ने दुश्मन विमानों को नष्ट करने के लिए लड़ाकू विमान अपनाए। एक आदमी जो वर्दुन के युद्ध क्षेत्र पर होने वाली लड़ाई से अधिक जुड़ा होगा, वह है फ्रांसीसी जीन नेवल, जो वर्दुन के सेंटिनल के उपनाम से सम्मानित होंगे। युद्ध के पहले दिन से ही वह दुश्मन के विमानों के खिलाफ कार्रवाई में थे। उनका अपना विमान प्रारंभ में फ्रांसीसी ध्वज के उज्ज्वल रंगों में चित्रित था, इससे पहले कि उन्होंने कुछ बिल्कुल अनोखा किया और अपने नए गरीब लड़ाकू को एक संपूर्ण लाल रंग योजना में सजाया, ताकि वह जमीन पर अपने साथियों को आसानी से पहचान सके, जो अक्सर इसे देखकर जयकार करते थे। यह मानफ्रेड वॉन रिचटोफेन ने लगभग 1 वर्ष पहले किया था, जो बाद में रेड बैरन के रूप में प्रसिद्ध हुआ। विल्हेम और पेतैन युद्ध के खेल में फंस गए थे। सवाल था कि क्या एक पार्टी दूसरे को इतना परेशान कर सकती है कि विजय प्राप्त हो सके। पेतैन के नेतृत्व में फ्रांसीसी जर्मन हमले के लिए एक अधिक विश्वसनीय प्रतिक्रिया को प्रभावित करने में सक्षम थे। प्रारंभिक दौर में उनकी अनुपस्थिति स्पष्ट होने पर भी मार्च तक फ्रांसीसी फील्ड गन्स ने अपनी गोलाबारी के साथ प्रतिक्रिया की और जर्मन काट और पकड़ कार्रवाइयों में लाभ तो प्राप्त कर रहे थे, लेकिन उनकी पहली गति कम हो गई थी। 9 अप्रैल को जर्मन सेनाओं ने म्यूज के दोनों ओर प्रमुख आक्रमण शुरू किया, जो आंशिक रूप से सफल रहा। पश्चिमी बल ने लेमोर्थोम की ढलानों पर सफलतापूर्वक धकेल दिया, जहां वे आने वाले महीनों में बार बार हमले करके फ्रांसीसी रक्षकों को हटाएंगे, लेकिन पूर्वी तट पर उनकी प्रगति कम थी। 30 अप्रैल को पेतैन को पदोन्नति के साथ सम्मानित किया गया और उनकी जगह रॉबर्ट निवेले ने संभाली। पेतैन की रक्षात्मक युद्ध रणनीति आदर्श थी, लेकिन निवेले प्रकृति में अधिक आक्रामक थे और जर्मनों को केवल रोकने की बजाय हमला करने की कोशिश कर रहे थे। कमांड संभालने पर उन्होंने घोषित किया, ईल्स ने पासेरों पा, वे नहीं गुजरेंगे। दुर्भाग्य से फ्रांसीसी अभी भी सैनिकों को खो रहे थे, जैसा कि वर्दुन की रक्षा करने और वॉन वोल्केनहाइम की उम्मीद थी। यह पेरिस और उनके सहयोगियों के लिए लंदन में निराशा का स्रोत था, जो एक ग्रीष्मकालीन आक्रमण की तैयारी कर रहे थे, जिसे वे अब वर्दुन पर दबाव कम करने के लिए आगे बढ़ा रहे थे। ब्रिटिश ने सहमति व्यक्त की और फ्रांसीसी के साथ मिलकर 1 जुलाई 1916 को सोmme की लड़ाई शुरू की। आक्रमण का पहला दिन ब्रिटिश सेना के इतिहास का सबसे खूनी दिन के रूप में दर्ज होगा। यह जब आगे बढ़ा तो वर्दुन में फ्रांसीसी सैनिकों को राहत मिली, क्योंकि जर्मन सैनिकों को ब्रिटिश को रोकने के लिए पुनर्निर्देशित किया जा रहा था। वॉन वोल्केनहाइम के लिए स्थिति और भी खराब हो गई जब उन्होंने यह भी सीखा कि रूसी पूर्व में मध्य शक्तियों पर अधिक दबाव डालना शुरू कर रहे थे। 11 जुलाई को जर्मन सेनाओं ने युद्ध के अंतिम मुख्य हमले को शुरू किया, जिसमें 100 विलय में फ्रांसीसी सेनाओं को निशाना बनाया गया। आक्रमण असफल रहा
और अन्य मोर्चों पर जर्मन सैनिकों की जरूरत के कारण आगामी हमलों को स्थगित कर दिया गया। तोपखाना फ्रांसीसी को दबाने का मुख्य साधन बन गया, जो उनके प्रतिक्रियाओं की तैयारी कर रहे थे। आने वाले समय में वॉन वोल्केनहाइम के प्रयास युद्ध के शुरुआती लक्ष्यों को प्राप्त करने में असफल दिखाई दिए और युद्ध के जल्दी समाप्त होने का कोई संकेत नहीं मिला। इस प्रकार 28 अगस्त 1916 को पॉल वॉन हिंडनबर्ग ने उन्हें पद से हटा दिया। वॉन हिंडनबर्ग ने समझा कि वर्दुन के पिछले अभियानों की गति अब बनाए नहीं रखी जा सकती, इसलिए उन्होंने सभी हमलों को रोकने का आदेश दिया और निवेल्स के आगामी प्रतिक्रिया पर जर्मन फायदों को मजबूत करने पर ध्यान दिया। प्रतिक्रिया 24 अक्टूबर को हुई, जिससे पहले 5 दिन तक फ्रांसीसी तोपखाने की पहली बमबारी हुई। पहले ही दिन फ्रांसीसी सेना ने 2.9 किलोमीटर या 2.9 किलोमीटर की प्रभावशाली दूरी तय की, जो इस लड़ाई के संदर्भ में एक प्रभावशाली आंकड़ा है, और उनका मनोबल उस समाचार से आसमान छू गया कि फोर्ट डॉमोंट को फिर से प्राप्त कर लिया गया था। निवेल ने नवंबर की ठंडी रातों में और दिसंबर में, जब 15 दिसंबर को एक और बड़ा आक्रमण जर्मन सेनाओं को उनके फरवरी 1916 के पदों तक वापस धकेल दिया, तब तक अत्यधिक फैले हुए जर्मनों को वापस धकेलते रहे कि ठंडी रातों में और दिसंबर में, जब 15 को एक और बड़ा आक्रमण जर्मन सेनाओं को उनके 1916 के पदों तक वापस धकेल दिया, तब तक अत्यधिक फैले हुए जर्मनों को वापस धकेलते रहे। हिंडनबर्ग के आक्रमण रोकने के आदेश के बाद 1916 के 18 दिसंबर को वर्दुन की लड़ाई प्रभावी रूप से समाप्त हुई। फ्रांसीसियों ने शहर को बचाया और वॉन वोल्केनहाइम की फ्रांस को सफेद करने की कोशिश नाकाम हो गई। इससे जर्मन विजय को पश्चिमी मोर्चे पर अस्वीकार कर दिया गया। वर्दुन की लड़ाई 9 महीने 3 सप्ताह और 6 दिनों तक चली, जिससे यह प्रथम विश्व युद्ध की सबसे लंबी लड़ाई बन गई। यह लड़ाई फ्रांसीसी सैन्य मानसिकता में गहराई से बस चुकी है, जैसे कि दुश्मन के सामने फ्रांसीसी दृढ़ता और संकल्प का प्रदर्शन, इतना कि दूसरे विश्व युद्ध के एक बड़े टैंक ने वर्दुन नाम लिया था। वर्दुन युद्ध सामान्य लोगों के लिए अत्याचार से अधिक जुड़ा हुआ है, और यह सही भी है, क्योंकि वॉन वोल्केनहाइम ने फ्रांसीसी सेना को नष्ट करने के प्रयास में असफल रहे, लेकिन इसने 1,67,000 सैनिकों की मृत्यु और 2,16,000 होने का कारण बना। जर्मनों ने अपने प्रयासों में 1,43,000 सैनिकों की हानि और उत्तरदायित्व सहन किया। चूंकि उन्हें पूर्व युद्ध स्थिति में वापस ले जाया गया, वर्दुन को फ्रांसीसियों की जीत के रूप में माना जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद और पश्चिमी यूरोप में हुए विशाल सामाजिक राजनीतिक परिवर्तनों के बाद वर्दुन फ्रांको जर्मन सुलह का प्रतीक बन गया। इस नए युग में दोनों पक्षों के बीच शांतिपूर्ण संबंधों के एक इशारे में 22 सितंबर 1984 को तत्कालीन पश्चिम जर्मन चांसलर हेलमुट कोहल और फ्रांसीसी राष्ट्रपति फ्रांसवा मितेरा ने डॉमोंट कब्रिस्तान में खड़े होकर कई मिनटों तक तेज बारिश में हाथ पकड़े रखा। यह शक्तिशाली संकेत अतीत के दर्द को शांत करने का प्रतीक था, जिससे दोनों देशों के लिए एक शांत और समृद्ध भविष्य की शुरुआत हुई, जो अब साथ में कार्य कर रहे हैं।